नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देखिए, हम सभी जानते हैं मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच देश लगातार दोहरे मोर्चे पर लड़ रहा है। जी हां, दोहरे मोर्चे पर। आप कहेंगे कौन से? दो मोर्चे, बाहरी और आंतरिक। बाहरी मोर्चा जो कि कूटनीतिक समझ और संवाद से सुलझ भी सकता है, लेकिन आंतरिक मोर्चे से निपटने के लिए सबका साथ चाहिए। टीम इंडिया का भाव चाहिए, लेकिन वो दूर दूर तक नदारद है। सिफर विपक्ष सरकार को कोस रहा है और जमाखोरों के लिए यह आपदा अवसर बन गई है। अफवाहों का बाजार हाई है और लोग पैनिक, क्योंकि उनके फोन में ओटीपी तो आ रहा है, पर रसोई में गैस नहीं पहुंच पा रही है। टैंक फुल कराने की होड़ मची हुई है। आधी जनता को यह टेंशन है कि समोसे और चाय के दामों में इजाफा हो गया है, भले ही 2 रुपए से ही। और इस बीच आपके फोन स्क्रॉल करते ही रील आती है, लग जाएगा लॉकडाउन, हो जाइए सावधान। कुल मिलाकर लबोलुआब मामले का इतना कि हर किसी के लिए आपका डर अवसर है, क्योंकि देश के दिल से पिछले लॉकडाउन के मिसमैनेजमेंट का दर्द अभी नहीं गया है। लेकिन सवाल यह है कि अफवाह फैला कौन रहा है? आपकी और हमारी पीड़ा का जिम्मेदार है कौन? इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आपको सुनने चाहिए, राजनेताओं के और लोगों के भी। सुनिए। जिस प्रकार की स्थिति है अभी, उसको ध्यान में रखते हुए अगर वो जगह पे जल्द ही हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने के काम शुरू करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देश में तैल संरक्षण में, ऑयल रिजर्व में वो एक बड़ा कदम हो पाएगा। मैं दोनों माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा तथा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध किया हूं उसको एक जल्द ही उसको क्रियान्वयन कर लेने के लिए। पूरा देश, उसकी प्राथमिकता क्या है आज देश की प्राथमिकता है कि एलपीजी की कतारों में न लगना पड़े, ब्लैक में न खरीदना पड़े, पेट्रोल और डीजल की किल्लत न महसूस करनी पड़े, महंगाई न हो। विपक्ष की भी प्राथमिकता यही है कि इन तमाम मुद्दों को सरकार के कानों में ले जाएं, आवाज बुलंद करके उठाएं ये मुद्दे, ताकि सरकार सजग हो। यही किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता और सरकार की भूमिका आज आपके सामने है। सरकार की प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी जी, जो कहते थे कि उनकी 56 इंच की छाती है, उन्होंने ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी आवाज निकलनी बंद हो गई है और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं दिल्ली वाले और देश वाले। आज पूरे देश में एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है, कहां गए 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी जी? भी युद्ध की वजह से परेशानी आएंगी देश पे, और जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरह, जो हमारा हमेशा से दशकों से हमारा मित्र रहा है, और जो व्यवहार रहा ईरान के साथ, मैं समझती हूँ आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। महीने भर की बुकिंग के बावजूद भी लोगों को सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं। जी, मैंने मंगवाया 300 रुपये का पेट्रोल, और बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और बहुत मुश्किल से मिल रहा है पेट्रोल। कभी इधर आना पड़ रहा है, कभी उधर जाना पड़ रहा है, मतलब हर जगह तो मतलब बहुत भीड़ लगी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसी मारे कि ईरान और इराक में जो लड़ाई चल रही है इसराइल वाली, बस उसी के हमारे यहाँ का सब बंद कर दिया गया है। पेट्रोल गैस वाली, गैस में भी दिक्कत है। अभी तो फिलहाल पेट्रोल की भी बहुत दिक्कत है। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है हम लोग को। सब हालात है, हमारे अध्यक्ष जी द्वारा व्यवस्था दी गई है अधिवक्ताओं को पेट्रोल भराने के लिए। ये टंकी एथराइज की गई है, हमारे अधिवक्ता पेट्रोल भरा रहे हैं। थोड़ा दिक्कत है, कंप्रोमाइज करके काम चलेगा। तेल की स्थिति तो बहुत खराब इस समय चल रही है। हम लोग जो है सुबह 10:30 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, अभी तेल नहीं मिल रहा है हम लोगों को। फिलहाल देखो अभी कितना समय लगता है। अब कुछ सवाल हैं, सीधे सवाल, जो जनता से भी हैं, प्रशासन से भी हैं, शासन से भी हैं और आपसे भी हैं। तो वो सवाल, तैयारी के स्टेटमेंट, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में तैयारी को लेकर के स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से क्या लोगों में कंफ्यूजन है? अगला सवाल, देश में अफवाह फैला कौन रहा है? कौन है जो पैनिक क्रिएट कर रहा है और लोग पैनिक बाइंग के लिए मजबूर हैं? लॉकडाउन की अफवाह के बीच कालाबाजारी पर नकेल कौन कसेगा? राज्यों को कह तो दिया गया है,
लेकिन रोज छापे पड़ रहे हैं, उसके बावजूद कालाबाजारी रुक नहीं रही। जनता तक सही सूचना पहुंचे, इसका चैनल क्या है, कहां है, कौन इजाद करेगा? क्या वापस से वही सिचुएशन नजर आएगी? पैनिक बाइंग पर सरकार और विपक्ष का रुख क्या है? विपक्ष लगातार सरकार को घेर तो रही है, लेकिन उसे पता है कि घेरने के एवज में ये जो ग्राउंड पर अफरा तफरी मच रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम वाकई टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं? ये भी सवाल है। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ में अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है अमरदीप जी आपका। हमारे साथ में डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अश्विन राणा जुड़े हैं, अर्थशास्त्री, और साथ में राकेश सिंह परमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। अमरदीप जी, मैं आपके साथ में शुरुआत करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में एक भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, या पूरे देश को संबोधित करते हैं, बताते हैं कि वैश्विक संकट पर एक्चुअल स्थिति क्या है। लेकिन वहां पर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि देश को तैयार रहना होगा टीम इंडिया की तरह, और वो शब्द धीरे धीरे करके इतनी तेजी से वायरल होने लग गया, लोग रील बनाने लग गए, कंटेंट क्रिएटर्स ने उसको हाथों हाथ ले लिया, और बाजार में इतनी अफरा तफरी, लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है सर? देखिए पूजा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सदन में देश के 140 करोड़ जनमानस को जो संदेश देने का कार्य किया, देश का घर का मुखिया होने के नाते वो नैतिक कर्तव्य था, और उन्होंने बखूबी देश के 140 करोड़ जनमानस को यह बताने का प्रयास किया जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार आज युद्ध के हालात बने हुए हैं। युद्ध कहां पर जाकर रुकेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन भारत आज जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से पूरे विश्व में लोकप्रियता है, निरंतर भारत आज प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। ईरान से भी बात करता है, इजराइल से भी बात करते हैं, ट्रंप से भी मोदी जी बात करते हैं, और किसी तरीके से दुनिया में स्थिरता आए, युद्ध का माहौल जो है जल्द से जल्द समाप्त हो, इस सारी दिशा में भारत सार्थक प्रयास कर रहा है। लेकिन आज के मौजूदा हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेश दिया, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पेट्रोलियम हो गई, गैस हो गया, हम लोगों की हाई डिपेंडेंसी जो है मिडिल ईस्ट के देशों पर है, रशिया पर है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इस हालत में हमें निश्चित रूप से तैयार होने चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार सार्थक प्रयास कर रही है, सकारात्मक प्रयास हो रहा है। आज देखिए, जब विपक्ष कहता है 56 इंच का सीना कहाँ चला गया, 56 इंच का सीना देखिए तो सही, क्योंकि आपके चश्मे का जो है नंबर बढ़ गया है, आप देख नहीं पा रहे। जब दुनिया में आज ईरान ने जो है रोक रखा है, किसी के जो है पेट्रोलियम नहीं जाने पा रहा है, किसी का जहाज नहीं जाने पा रहा है, उस स्थिति में भारत की जहाज सुरक्षित रूप से जब आती है भारत के सीमा में, तो दुनिया देखता है कि भारत की ताकत क्या है, भारत के लोकतंत्र की ताकत क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत को दिखाता है पूरी दुनिया के सामने। लेकिन आज विपक्ष जो है निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर पैनिक क्रिएट करने का, माहौल खराब करने का जो है निरंतर प्रयास कर रहा है। जो विपक्षी नेता है, चाहे कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, ये जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ये आप कह रहे हैं कि सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये कुछ वैसी बात नहीं हो गई कि जहां पर हमें पूरा कुनबा मिलना था वहां पर हम हिस्सेदारी लेकर के खुश हैं। चलिए, राम पांडे जी से मैं बातचीत कर लेती हूँ। राम पांडे जी का इस पे वक्तव्य क्या है, क्योंकि विपक्ष लगातार आपको इस मसले पर घेरता हुआ नजर आया। राम पांडे जी, क्या विपक्ष का सिर्फ घेरना इस समय पर मुनासिब है, या ये घड़ी है ऐसी कि देश जिस दौर से गुजर रहा है, आपको थोड़ी देर के लिए सियासत को साइड में रख करके देश के साथ खड़े हो जाना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जब देश विरोधी काम कर रहे हैं तो हम तो जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने ही तो किया ना, 60 रुपए जो गैस के दाम है, घरेलू गैस के दाम, ये नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बढ़ाए। और कब बढ़ाए? जब युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हो गया, गैस के दाम आपने बढ़ा दिए, तो जनता के अंदर मैसेज चला गया कि गैस की कमी आने वाली है और हमारे
करीब 80% जो गैस है वो हॉर्मुज के रास्ते से ही आती है, ईरान के रास्ते से ही आती है, ईरान से भी आती है। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी 23 दिन तक चुप रहते हैं ट्रंप के डर के कारण। ट्रंप ने मुंह बंद कर रखा था तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप थे। और अब ट्रंप ने मुंह खोलने दिया है, ये कह रहे हैं। अब ट्रंप ने मुंह खोलने दिया तो 23 दिन बाद कहते हैं कि भाई कोरोना काल जैसा संकट आने वाला है। तो जब आप स्वयं ही कह रहे हैं कि देश पर संकट आने वाला है, वो भी कोरोना काल से आप तुलना कर रहे हैं जहां लोग घरों में कैद हो गए थे और हजारों किलोमीटर तक लोग पैदल चले थे और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ा था, लाखों लोग मर रहे थे। तो जब आप नरेंद्र मोदी इसके पीछे का रीजन क्या है राम पांडे जी? इसके पीछे का रीजन आप क्या देखते हैं? क्यों देश के अंदर इस तरह की सिचुएशन खड़ी हो गई है? प्रधानमंत्री की सिर्फ स्पीच से खड़ी हो गई है, आपके प्रहार से खड़ी हो गई है, या फिर सिर्फ अमेरिका और इजराइल के हमले से खड़ी हो गई है? किस वजह से खड़ी हो गई है, क्या आप समझते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जितनी बड़ी बातें की और लगातार बड़ी बातें की, शुरू में जनता ने विश्वास किया। अब जनता को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल विश्वास लायक नहीं रहे, इनके ऊपर अब विश्वास नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा गैस की कमी नहीं है, पेट्रोल की कमी नहीं है, डीजल की कमी नहीं है, फिर 60 रुपए बढ़ा दिए और घरेलू उस पर इंडस्ट्रियल पर 115 रुपए बढ़ा दिए। अभी भी डीजल पेट्रोल पर इंडस्ट्रियल जो डीजल है उस पर भी दाम बढ़ा दिए। आप कह रहे हैं सावधान रहिए, कोरोना काल में आ जाइए। तो दो तरह की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर जो भी है, हम आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? स्वयं निर्णय लेते, ट्रंप नहीं लेता। जैसे अभी ट्रंप ले रहा है ना कि रूस से तेल खरीदो, रूस से तेल नहीं खरीदो, रूस से तेल खरीद रहे हो। आप होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा देते, ये कह रहे हैं? अरे बंदी नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ने कहा था 2016 में कि ईरान हमारा दोस्त है और हमेशा रहेगा। और ईरान के राष्ट्रपति की जब मौत हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो नरेंद्र मोदी ने ही एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था। लेकिन अभी जब अमेरिका खामनेई को मार देता है तो आज तक नरेंद्र मोदी जी का मुंह सिला हुआ है अमेरिका के डर के कारण। अश्विन राणा जी से मैं समझ लेती हूँ। अश्विन राणा जी, क्या आप अभी मौजूदा पिक्चर कैसे देख पा रहे हैं सर? क्या ये वाकई पैनिक बाइंग की वजह से सिचुएशन है, अफवाहों की वजह से सिचुएशन है, या वाकई देश की जो सिचुएशन है वो चिंताजनक है? और अगर है तो कितनी है? लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा सर। देखिए, क्या है कि मैं क्लैरिटी क्या दे सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने संसद में बहुत सारी चीजें रखी हैं। मेरा यही कहना है कि भाई ये युद्ध पहले तो भारत ने शुरू नहीं किया, भारत युद्ध में है नहीं, युद्ध करने वाले अलग देश है। उसके कारण से पूरा विश्व जो है इस संकट से ग्रस्त है और उसके कारण से क्रूड ऑयल और जो गैस है उसकी मुश्किल खड़ी हुई है। क्रूड ऑयल की रेट आज $80 बैरल से लेकर $120 से ऊपर चले गए। पूरे जो विश्व के बाकी देश हैं उन्होंने 15-20% वो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। वहां वो मिल भी नहीं रहा, गैस भी नहीं मिल रही। हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल है उसकी कीमत नहीं बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ी है, लेकिन गैस जो है महंगी दूसरी जगह से भी आ रहा है, वहां से भी आ रहा है। अब ये लोग जो है अपोजिशन का काम है, ठीक है, उसको करना चाहिए, लेकिन वो पार्टी का या सरकार का विरोध करते करते देश को विरोध कई बार शुरू कर देते हैं, तब अजीब लगता है। अब आप ये देखिए कि आप जितना आज पेट्रोल के दाम बढ़ने से कारण, क्रूड के ऑयल बढ़ने के कारण जो सारा बोझ है वो सरकार वहन कर रही है। लगभग 400 करोड़ का जो खर्चा है रोज इसके पेट्रोल के कारण, जो क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण वो कर रहा है। क्रूड ऑयल हमें मिल रहा है चीन और भारत के शिप वहां से आ रहे हैं, बाकी किसी भी देश के शिप वहां से नहीं जा रहे, ना गैस जा रही है। एलपीजी के सिलेंडर अगर आप देखें 50 लाख सिलेंडर रोज जो गैस कंपनियां जो है वो डिलीवर कर रही हैं। 40% हमारे यहाँ अपना उसका गैस का प्रोडक्शन होता है, 60% के लिए हम वहां से थे, लेकिन वो भी दूसरे देशों से भी आना शुरू हो गया, वहां से भी आ रहा है।
उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है। आप देखिए कि भारत विश्व का तीसरा बड़ा रिफाइनरी है भारत के अंदर, कि हम क्रूड ऑयल से जो है वो पेट्रोल जो और डीजल की सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो वो आ रहा है, वो निकाल रहे हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आपने जैसे कहा, पैनिक की स्थिति है, लोग जो है उसको भंडारण कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद वो स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई? क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है सर, मुझे लगता है अश्विन जी, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है सर। मैं सोशल मीडिया पर मैं लगातार एक्टिव रहती हूँ, आप भी रहते होंगे सर। हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, वो सिचुएशन नॉर्मलाइज करने की मीडिया भी कोशिश कर रहा था, वो सिचुएशन नॉर्मलाइज करने की सभी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री की स्पीच होती है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, और उसमें जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसने लोगों को पैनिक किया है। मैं कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स का जिक्र यहाँ पर करूंगी, लेकिन नाम मैं किसी का नहीं लूंगी, और यहाँ से मैसेज भी है उन तमाम लोगों को कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी बहुत जिम्मेदारी के साथ शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ अपने आप को वायरल करने के लिए आप देश में पैनिक क्रिएट नहीं कर सकते हैं सर। उसके बाद रील्स बनने लग गई, लगातार कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने रील बनाई है, और जो लोग भोले भाले हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट की साइड से क्या स्टेटमेंट आ रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, वो पैनिक में है, वो परेशान है, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चों का संरक्षण करना है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दी, मुझे लगता है हम उसको अलग तरीके से लेंगे। उन्होंने कोरोना का जिक्र किया कि हम कोरोना में भी उस संकट से निकल आए थे, उसके कारण से, और आने वाला समय अगर ये युद्ध, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं, लंबा चलता है तो मुश्किल की घड़ी हो सकती है। इसलिए हमें जो है एज ए टीम इंडिया जो है वो इकट्ठे। लेकिन मैं तो आपके चैनल पर जो पहले 4 आपके नेता विपक्ष के बोल रहे थे, ऐसे समय में किसी नेता ने ये कोशिश की है कि भाई मेरे यहाँ क्षेत्र में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसका हम कोई सोल्यूशन बताएं। आज आप देखिए, आज सभी पार्टी की मीटिंग सरकार ने बुलाई है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वो राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे। यानी जब संवाद की बात आती है, संवाद नहीं करते। सरकार को घेरना बहुत आसान है, किसी को भी गाली देना बहुत आसान है, लेकिन कोई ऑल्टरनेट हम बताएं। क्या हम ऐसा मैसेज देने में सफल हो रहा है विपक्ष कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? जिन लोगों को यहाँ से पकड़े जा रहे हैं सिलेंडर, या जो लोग सर, एक बार ओपनिंग सभी से ले लेते हैं, लाइन लगा रहे हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। राकेश जी, राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक का हिस्सा नहीं बनते। राहुल गांधी मीडिया के सामने जाते हैं, और मीडिया के सामने जाते हुए राहुल गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं। आज नहीं, मैं पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि राम पांडे जी को तुरंत ऐतराज हो जाएगा, वो तुरंत कहेंगे मैडम आज कहाँ स्टेटमेंट दे दिया। मैं ये पहले के वाक्यों का जिक्र कर रही हूँ, जब राहुल गांधी मीडिया के सामने जाते हैं और लगातार इस बात का स्टेटमेंट देते हैं कि प्रधानमंत्री तो लोकसभा में आकर के बोलने से डरते हैं, वो राज्यसभा में बोलना नहीं चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं सर? आप ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है, देश को इस समय आपकी जरूरत है, आप क्या करते हैं? आ रही हूँ राम पांडे जी आपके पास। राकेश जी बोलिए सर। पूजा जी, आपको और आपके सभी पंचों के साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। नहीं, राहुल गांधी को आज होना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन उन पर टोटल ब्लेम डालने से पहले प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था। तब जाकर के कहा जाता कि प्रधानमंत्री सीरियस है और राहुल गांधी सीरियस नहीं है, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट राहुल गांधी को दिया जा सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी परिपक्व राजनीति होते तो आज वहां जाते और दुनिया को बताते, देश को समझाते कि देखिए मैं कितना देश हित में सीरियस हूं कि मैं अपना केरल का मीटिंग छोड़ करके इस मीटिंग में आया और प्रधानमंत्री नजर थे। लेकिन राहुल गांधी में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है, वो हर बार मतलब सेल्फ गोल कर जाते हैं। ये मौका था बताने के लिए, क्योंकि पहले से अनाउंस था कि राजनाथ सिंह इसको चेयर करेंगे, अमित शाह रहेंगे और सारे सेक्रेटरीज रहेंगे। बिल्कुल, तो राहुल गांधी के लिए अपना जहाज है भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो केरल से उनको टिकट ही नहीं मिला कि हवाई जहाज का टिकट, उनके पास खुद के चार्टर प्लेन है, तो स्वयं आके ये बता सकते थे कि मैं कितना सीरियस हूँ और नरेंद्र मोदी सीरियस नहीं है। ये मौका चूक गए वो। अब देखिए इसमें मामला है, असल में मुझे बड़ा अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में राजनीतिक लोग कफन के व्यवसायी हैं, मुर्दा घाट पर लकड़ी बेचने का सबका व्यवसाय है। वो सवेरे सवेरे दुआ करते कि हे प्रभु 10, 20, 50 लाख से आए तभी हमारा बिजनेस पड़ेगा। ये अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही स्थिति है विपक्ष का, मतलब कांग्रेस भाजपा सपा नहीं, जो विपक्ष में वो सभी की बात कर रहा हूँ। अगर आज भाजपा भी विपक्ष में होती तो वही करती जो आज राहुल गांधी की पार्टी कर रहे हो, बाकी लोग कर रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ देश को दिशा देने का काम सरकार का बन गया है और यह अनफॉर्चुनेट है।
हम वही देश के लोग हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे तो उनको जिनेवा में भेजा गया था। क्यों? क्योंकि तब अटल बिहारी वाजपेयी यह नहीं कह रहे थे कि अभी गैस की किल्लत आ रही है, फलाने की किल्लत आ रही है। जब अटल जी से पूछा गया तो अटल जी ने बोला कि मैं उसके भी पहले की बात कर रहा हूँ, जनसंघ की बात कर रहा हूँ। जनसंघ के जमाने में कहा गया था जनसंघ के नेताओं को कि देखिए मेरी पार्टी जनसंघ है, लेकिन भारत मेरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। देश की बात आएगी तो जो सर्दियां इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा जी कर रही हैं, वो सब आंख बंद करके मेरा समर्थन है। हम वही विपक्ष अभी कहाँ है? जो अटल जी ने कहा था कि इंदिरा जी जो कर रही हैं, दोनों आंख ऐसे टीवी बोले थे, दोनों आंख बंद करके मेरा समर्थन है। आज हम उसी में कह रहे हैं कि जी गैस की किल्लत है, जबकि देखिए सच्चाई राम पांडे जी क्या कहेंगे सर? नहीं, दोनों के बाद मैं जी एक बार राकेश जी पूरा कर लें, राकेश जी पूरा कर लें, बोले सर। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए क्या है सिचुएशन, क्या है। हमारा गैस 50% खाड़ी देश से आता है, 60% फर्टिलाइजर खाड़ी देश से आता है, और जिस कुएं से गैस आता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इजराइल ने। अगर वो युद्ध बंद होगा ना तब भी 2-4-6 महीना उसको फंक्शनिंग में लगेगा। हम 140 करोड़ एक नंबर में और 40-50 करोड़ मतलब करीब 250 करोड़ के लोग हैं, और वो सब लोगों को गैस की जरूरत है खाना बनाने के लिए। तो हमारा गैस आपूर्ति किसी छोटे मोटे देश से नहीं हो सकता, और गैस भंडार हमारे पास नहीं है, क्योंकि तेल भंडार तो रिलायंस ने अपना बना लिया था, आपदा में औसत ढूंढ लिया था। तो तेल भंडार तो हमारे पास है थोड़ा बहुत टैंकर उनकर, लेकिन गैस भंडार नहीं है, और गैस रोज रोज खर्च होने वाली चीज है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो अभी चाय पी के बैठा हूँ और तुरंत फिर चाय पीऊंगा या खाना खाऊंगा। हो सकता है मैं गाड़ी ना निकालूंगा, मेरा चल सकता है, मैं पैदल चला जाऊँ, लेकिन गैस के बगैर नहीं चल सकता। ये एक महामारी की स्थिति है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके क्या, देखिए अपने आप विपक्ष के नाते निकालिए तो बोले कि पैनिक हो गया, अगर पक्ष के नाते निकालिए तो थोड़ी बहुत कमी करिए, 4 बार मत चाय बनाइए, एक बार चाय पीने से कम कर लिए, मेहमान आया तो उसको मिठाई खिला दीजिए। आप यह प्रिकॉशन करिए जिस तरह से हमने कोरोना में प्रिकॉशन किया था। तो प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश को अपने अपने मतलब से विपक्ष लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, और विपक्ष अभी सरकार का समर्थन करना, देशवासियों को दिशा निर्देश देने की जगह आपदा में अवसर ढूंढ रहा है कि कैसे मैं विपक्ष के नाते देशवासियों को भड़का दूं, सिचुएशन उनके विरुद्ध कर दूं, अपने पक्ष में भुनाऊं, जो होता हुआ प्रतीत नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर हर आदमी चैनल में पत्रकार है और चीजें देख रहा है और समझ रहा है, और हम जैसे कुछ न्यूट्रल लोगों को समझा रहे हैं कि यह आपदा में अवसर वाली मामला नहीं है, आपको संभल कर रहने वाली बात है। हमारा प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि आप कोरोना जैसी विपदा में जो हम एकता दिखाए थे, एकजुटता दिखाए थे, उसकी जरूरत है। यह मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल पैनिक है, लेकिन सिचुएशन अगर बढ़ती है, लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया है जी। और मैंने नेक्स्ट डे सर इस पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि इस तरीके का पैनिक नहीं लेना है, और कंटेंट क्रिएटर से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इस तरीके का पैनिक मत क्रिएट कीजिए। चलिए राम पांडे जी मैं आपके पास आऊंगी। राम पांडे जी, एज अ विपक्ष एक बार फिर से राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया, ये मेरा भी मानना है, ये राकेश सिंह परमार जी जो वरिष्ठ प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं उनका भी मानना है सर। और दूसरी बात, विपक्ष की बात, एक बेहतर विपक्ष देश को चाहिए, मजबूत विपक्ष देश को चाहिए, लेकिन क्या आप वो हैं सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश की गरिमा गिरती है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है। तो रुपया तो 94 पर हो चुका ना, तो देश सर ये टाइम है अभी, ये टाइम है अभी हम रुपए पे डिस्कशन करें, ये टाइम है अभी। मोदी ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना, तो किस टाइम पर बोले कि नरेंद्र मोदी की बात का जवाब नहीं दें हम? उन्होंने किस आधार पर कहा? उन्होंने यही जब 56 रुपया था $1 के बराबर तब कहा था। अब 94 रुपया है और हर महीने $1 गिर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं कहेंगे तो किसके बारे में कहेंगे? जब डॉलर जीवित रहने के बारे में कहेंगे सर, जीवित रहने के बारे में कहेंगे। जीवित रहेंगे तो रुपए की कीमत को सुधार लेंगे, लेकिन जीवित नहीं रहेंगे तो रुपए की कीमत को हम नहीं सुधार पाएंगे। इस समय मूवमेंट ऑफ सर्वाइवल है सर, ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा है विपक्ष? अरे तब भी क्या 1971 का युद्ध नहीं हुआ था क्या? 1965 का नहीं हुआ था क्या? अमरदीप जी बोले सर। समस्या नहीं थी क्या? मुझे पूरा तो बोलने दीजिए, कंप्लीट तो करने दीजिए। बोले सर, बोले। वो सब लोग बहुत आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास। अगर हम बात कंप्लीट तो अमरदीप जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ, कंप्लीट कर लेने दीजिए राम पांडे जी को। बोले जी। अब देखिए, हमने ईरान में 4 बार पोर्ट बनाया, हजारों करोड़ रुपया खर्च किया,
ट्रंप ने कहा बोरिया बिस्तर उठाइए। भाई वहां से हमारा आयात निर्यात सुगम होता था, सस्ता होता था, हमें फायदा होता था। ट्रंप ने कहा मैं 3% टैरिफ था 50% कर दूंगा, आप चुप रहे। ट्रंप ने कहा मैं 18% कर दूंगा, आप चुप रहे। आप क्या कारण है कि एपस्टीन में फाइल में आपका नाम है और आप चुप रहते हैं? ठीक है सर। भाई हमारी जो विदेश नीति है एपस्टीन चला रहा है। मुझे ब्रेक की कमांड आ गई है, ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, आप ही के पास आऊंगी मैं सर। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार इसी बात पर हम कर रहे हैं, इसी विषय पर जिक्र कर रहे हैं कि अफवाह फैला कौन रहा है। और विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये बीजेपी का सेल्फ गोल है जिसकी भरपाई देश कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा सवाल सीधी बात, और बात इस बात की कि आखिरकार सब अपनी अपनी बात करेंगे तो देश की बात कौन करेगा, सीधी बात कौन करेगा, अफवाह सब फैलाएंगे तो सही बात कौन करेगा। चलिए, हमारे मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ में अमरदीप त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस से, अश्विन राणा अर्थशास्त्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम पांडे, जैसा कि मैंने वादा किया था, ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगी। सर बोला आपके पिच पे है, बोलिए। देखिए कितनी अजीब बात है कि सबके सब कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी मीटिंग में क्यों नहीं है। और जिसने मीटिंग बुलाई है नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, वो स्वयं मीटिंग में उपस्थित नहीं है। मतलब जो मीटिंग बुला रहा है, जिसको चिंता होनी चाहिए, जो देश का सर्वोच्च नेता है, जो प्रधानमंत्री है, जो विदेशी नेताओं से बात कर सकता है, वो स्वयं मीटिंग में उपलब्ध नहीं है। और राहुल गांधी के तो पहले डिसाइडेड प्रोग्राम थे केरल के, कांग्रेस पार्टी के लोग मीटिंग में गए हैं। कांग्रेस पार्टी से सवाल तो तब पूछा जा सकता था जब नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में स्वयं उपस्थित होते। तो जब नरेंद्र मोदी जी उपस्थित नहीं है और सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष से कि विपक्ष आप लगातार आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या मैं ये मान लूं कि राहुल गांधी के लिए भी नहीं है? राहुल गांधी भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो मैं क्या ये डिक्लेयर कर दूं आज इस डिबेट में कि दोनों के लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है? अभी चाह रहे हैं आप अभी राहुल गांधी यदि ट्रंप से बात कर लेंगे तो आप सब लोग उनको दोषद्रोही कहोगे। राहुल गांधी यदि दुनिया में कहीं भी बात कर लेंगे तो आप सब लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। 22 दिन से जब से युद्ध चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में प्रचार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जब देश पर इतना बड़ा संकट है, दुनिया पे इतना बड़ा संकट है और ये प्रचार कर रहे हैं। वहां नाटक राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी अभी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी अभी क्या कर रहे हैं? अरे मैडम, आप कैसी बात है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी ट्रंप से बात करेंगे क्या? अमरदीप जी बोले। बात करेंगे राहुल गांधी किससे बात करेंगे? अमरदीप जी बोले। पास क्या पावर है? अमरदीप जी बोले। पावर है सवाल पूछने की, तो वो सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने कहाँ आ रहे हैं सर वो? उनके पास यही तो मैं कह रही हूँ। मैं सर स्पष्ट तौर पर आपको बताती हूँ, डॉक्टर राम पांडे जी, मैं स्पष्ट तौर पर आपको बताती हूँ, मैं विपक्ष की पक्षधर हूँ। कोई भी एंकर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो स्पष्ट तौर पर ये बात बोले। मैं कह रही हूं कि मैं विपक्ष की पक्षधर हूं, लेकिन विपक्ष उस लायक हो सर, विपक्ष का कलेजा हो सर। मैं हूं विपक्ष की पक्षधर, और विपक्ष के बिना देश नहीं चल सकता है। लेकिन आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी, आपको वो गुर्दा दिखाना पड़ेगा ग्राउंड पर। अमरदीप जी बोले। जी विपक्ष बहुत मजबूत है और इसीलिए मीडिया की संख्या में मजबूत या बात में मजबूत? मीडिया दुनिया में 140 नंबर पर इसलिए गिर गया है क्योंकि मीडिया विपक्ष को टारगेट करता है, सत्ता को नहीं करता है। बोले अमरदीप जी बोले। पांडे जी सुन लीजिए। देखिए पूजा जी, विपक्ष इतना बचकाना जो है आज बयान दे रहा है जिसकी परिकल्पना भी भारतीय लोकतंत्र में नहीं की जा सकती है। और देश की जनता, देखिए ये दिन दूर नहीं है, अगले 2-3 दिन में राहुल गांधी और उनके टीम का जरूर बयान आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 11 सालों में इस देश के अंदर तेल का कुआं क्यों नहीं खोदा, गैस के कुएं क्यों नहीं खोदे। तो इस प्रकार से बचकाना बयान लगातार देते हैं। राहुल गांधी जी जाकर विदेश की धरती पर, अमेरिका में भारत के लोकतंत्र खतरे में, इस तरीके से बातें कर सकते हैं। लेकिन आज जब देश को विपक्ष की जरूरत है,
तब वो बात नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी सतर्क और सजग रहने के लिए 140 करोड़ जनमानस को जब सदन से संदेश देते हैं तो विपक्ष के लोग जनता को भ्रमित करने के लिए, पैनिक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज आप जरा सोचिए, 140 करोड़ वाला यह देश है और उसके बावजूद जबकि 85% कच्चा तेल आयात करता है विदेशों से भारत, हमारी हाईली डिपेंडेंसी विदेशों पर है, उसके बावजूद हम जो है बैलेंसिंग से जो है राजनीति भी कर रहे हैं और सबको 140 करोड़ जनमानस को गैस भी मिल जाए, पेट्रोल भी मिल जाए, डीजल भी मिल जाए, एलपीजी सिलेंडर मिले, सभी तरीके से अगर इस दिशा में पहल करते हुए सरकार जो है और देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोगों को सजग रहने के लिए कहा जाता है, कोरोना जैसी महामारी में एकजुटता दिखाते हुए बाहर आने जैसे संदेश दिए जाते हैं, तो इसको अफवाह फैलाने जैसे, भ्रम फैलाने जैसी बातें जो है राहुल गांधी और टीम के द्वारा ये जो किया जा रहा है, इससे बहुत स्पष्ट होता है ये लोग सिर्फ आपने क्या किया है सर? राजनीति आपने क्या किया है सर? आपने क्या किया है? देश की जनता तक स्पष्ट बात पहुंच सके, आपने क्या किया उसके लिए? प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अपनी स्पीच में एकजुटता का जिक्र किया और आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्क्रॉल करते होंगे सर, उसमें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हो जाओ सावधान, लग जाएगा लॉकडाउन, भर लो अपने घर में अनाज, भर लो टैंक में पेट्रोल, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने भी आ रही होंगी सर। इसके लिए आपने क्या किया है सर? सरकार आपकी है। देखिए पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता सब लगातार, प्रवक्ता जो भी हमारे कार्यकर्ता है, लगातार जो है जनता के बीच में जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये आपदा की घड़ी है और इसमें हमको सतर्क रहना है, सजग रहना है, जिससे जैसे हम कोरोना जैसी महामारी से निजात पाकर बाहर उभरे, वैसे ही इस आपदा में भी हम लोग संयम रखते हुए इससे बाहर निकलना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज विपक्ष में बैठे हुए नेता सभी लोग जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो है इस प्रकार से जो आज लाइनें लग रही हैं, जो भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, जबकि वास्तविकता है धरातल पर उतर के देखेंगे, बड़ी ही सजगता के साथ, सतर्कता के साथ में प्रशासन की टीम लगा दी गई है, कहीं काला बाजारी ना होने पाए, कहीं जमाखोरी ना होने पाए, सबको मिले, शांति से मिले, सब सुरक्षित रहें, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन विपक्ष के लोग निरंतर, इनके कार्यकर्ता धरातल पर उतर के लोगों को पैनिक करने का कार्य कर रहे हैं, जमाखोरी। राकेश जी के पास जाऊंगे। राकेश जी, अमरदीप जी कह रहे हैं हम तो बहुत चैनलाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हैं, सबको पता है, सबके फोन में ओटीपी आ रहा है और उनके रसोई में गैस भी पहुंच जाएगी, भले ना पहुंच रही हो तो क्या हुआ, लेकिन सब जो भी कर रहा है देश के अंदर विपक्ष कर रहा है, ये कह देना पर्याप्त है सर? इतिश्री हो जाना इसमें ठीक है सर? नहीं, देखिए, आप सरकार में है तो जिम्मेदारी आपकी है, वो विपक्ष में है तो आलोचना करना उनकी जिम्मेदारी है, दोनों लोग अपना अपना रोल कर रहे हैं। लेकिन कई बार होता है ना अतिक्रमण, अधिकार का अतिक्रमण, जैसे विपक्ष के लोग अफवाह को अपने सोशल मीडिया पर ना इंडोर्स करें, वह ज्यादा एहसान होगा इस देश पर। इसमें कहीं कोई दुखरा नहीं है कि हमको गैस बाहर से ही लेना पड़ता है और गैस का स्टोरेज हमारे पास नहीं है। और गैस स्टोरेज ऐसा नहीं ना कि आप जमीन में गड्ढा खोद करके गैस डाल दें, ऐसा नहीं है। तो स्थिति तो है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कमर्शियल गैस का हमने कमर्शियल सप्लाई में कमी कर दिया है, दाम बढ़ाया। आजकल होटलों में गैस नहीं आ रही है, एक होटल में नहीं आ रही, वहां के सोशल मीडिया पर बोल दे रहा है, उसको लोग 50 लोग शेयर कर दे रहे हैं, तो लग रहा है कि 50 जगह गैस नहीं आ रहा है। तो कमी तो है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और उसका वजह है कि हमको गैस की डिपेंडेंसी बाहर पर है और वो मजबूरी है। अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो हमारा बड़ा महान देश है, हम वैकल्पिक व्यवस्था तेजी से करेंगे। हमारे पास सोलर ऊर्जा का बहुत बड़ा स्कोप आजकल चला हुआ है, क्योंकि अब देखिए, पहले आज से 20-25 साल पहले सोलर ऊर्जा का इतना ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। अब आप गांव देहात में जाइए तो छत पर सोलर का वो पैनल लगा हुआ है। तो हम उन सब वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करेंगे, और हमारे देश में निपुण लोग हैं, अधिकारी समझदार हैं, वैज्ञानिक ईमानदार हैं, और वो अपना प्रयास कर रहे हैं। हम देशवासियों को भूखे नहीं मरने देंगे, यह हमारे प्रधानमंत्री की मंशा है। प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी भी होते तब भी उनकी भी ये भूखे मंशा नहीं मरने देते। बिल्कुल, उनकी राजनीति बेशक
भाजपा विरोधी हो, लेकिन भारत विरोधी तो नहीं है ना। बिल्कुल, भारत का नागरिक भूखे ना मरे, राहुल गांधी भी सोचते। अभी चूंकि वो विपक्ष में है तो उनको मौका है कि भाजपा को नकारा साबित करे, तभी तो हमारा मौका बनेगा। 5 राज्यों में चुनाव है भाई, और 5 राज्य में अगर भाजपा 0 पे आ जाएगी तो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर में डंड पड़ जाएगा। तो वो क्यों अभी कहेगा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में कि जी बहुत बढ़िया हमारे देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, बहुत बढ़िया मैनेज कर रहे हैं, ताकि 5 राज्य में हार जाए। तो यह सब आदमी चुनाव दे करके करता है, और यह थोड़ी तकलीफ देती है, क्योंकि बाहरी आपदा में ऐसे सब सिचुएशन में आप अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जगह डोमेस्टिक बेनिफिट सोचिए। और डोमेस्टिक बेनिफिट यह है कि आप जहां हैं वहीं से लोगों को समझाइए कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, आप कंट्रोल करिए, हमारा देश बढ़िया नेतृत्व के हाथ में है, और हमारे अफसर जो है, जो अश्विनी जी आपके पास आऊंगे, वो आपके हित की बात सोच रहे, कर रहे हैं। जी अश्विनी जी आपके पास आऊंगे। मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, अश्विन जी माफ कीजिएगा, राकेश सिंह जी अभी लगातार कह रहे थे इस बात का कि प्रधानमंत्री जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात की आशंका जताई है, और ये तय बात है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है वैश्विक स्तर पर, उसको कह सकते हैं कि कम अप करने पे, फ्रंट पोजीशन में आने में अभी 6 से 7 महीने का समय चला जाएगा, अगर युद्ध विराम होता है तो भी। मौजूदा हालातों को आप कैसे देखते हैं सर, और देश की आर्थिक स्थिति आगामी दिनों के अंदर कहां जा रही है? देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि भाई सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आप ये देखें कि आईजीएल की तरफ से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि आप पीएनजी का कनेक्शन लीजिए, 500 रुपए वो डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है आपके घर तक गैस पहुंचाने की जा रही है। वैसे ही आप ये देखिए कि आज रेलवे जो कि पहले डीजल के ऊपर डिपेंडेंट था, आज पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अगर वो ना हुआ होता, वो सरकार की एक दूरदृष्टि थी कि उन्होंने वो उसको अपना चेंज किया, इलेक्ट्रिफिकेशन है तो रेलवे भी स्मूथ चल रहा है। तो ऐसी सारी चीजें सरकार ने बहुत की हैं, लेकिन ये जो आज स्थिति पैदा हुई है, इसके कारण से एक शॉर्ट टर्म जो गैप आया है वो गैप भी ठीक होगा। लेकिन हाँ, अगर युद्ध लंबा चलता है तो निश्चित रूप से कुछ आर्थिक तंगी आ सकती है। विश्व में ज्यादा आएगी, भारत में उतना नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए भी सरकार ने 1 लाख करोड़ का एक फंड क्रिएट किया है, ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो एक्सपोर्ट उस एरिया में करते थे या उनके एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत आती है, उनको कोई फाइनेंस की दिक्कत आती है, तो उनको सरकार और बैंक जो है उनको सपोर्ट करें। तो यानी हर तरीके से, हर एंगल से आप देखिए कि जो एनर्जी की जो सेक्रेटरी है वो रोज शाम को एक उनकी बाइट होती है, भाई क्या स्थिति है। तो सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज पूरे देश को एज ए टीम इंडिया के रूप में इस स्थिति से निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि कोई भी हो, A2 ABC कोई भी हो, इस तरह का भ्रम ना फैलाएं। अब हमारे लोग ही हैं जो कि घर में 4-4, 5-5 सिलेंडर रखे बैठे हैं और वो भरवा के रखे हुए हैं। उन्हीं का पड़ोसी जो है उसके पास गैस नहीं है, उसको वो 400 रुपए किलो तक गैस बेच रहे हैं। यानी शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि हम ही अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार आज समय आने पर कर रहे हैं। तो उसमें सभी भारतीय है, कोई पार्टी वाली बात नहीं है उसमें। डॉक्टर राम पांडे, जहन में एक सवाल आता है। सवाल कह रहे हैं कि जनता जी बोलिए, कह रहे हैं जनता को शर्म आनी चाहिए, उस सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए कि जहां से सस्ता तेल मिलता था। अरे जनता ही तो बेवकूफ वाला काम कर रही है यार। सरकार को गाली देने का काम मत करो, सिर्फ आप विपक्ष हो, विपक्ष की भूमिका, सरकार को गाली मत दो। जी आप तलवे चाटिए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए, ठीक है? आप सरकार के तलवे चाटिए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए, ठीक है? हाँ, भाषा मेरी इनसे अच्छी है, ठीक है? अब मेरी बात सुन लीजिए कि हमें तेल कहाँ से खरीदना चाहिए? जहां से सस्ता मिले वहां से खरीदना चाहिए ना, या जहां से महंगा मिले वहां से खरीदना चाहिए? जो कम दूरी पर हो वहां से खरीदना चाहिए, या ज्यादा दूरी पर हो वहां से खरीदना चाहिए? अब नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ईरान इंडिया से पास पड़ता है, 10-15 दिन में आ जाता है, वहां से न गैस खरीद रही है, न क्रूड ऑयल खरीद रही है, न पेट्रोल डीजल। जो अमेरिका जहां से करीब 1.5-2 महीना, 2.5 महीना लग जाता है और महंगा दे रहा है, हम वहां से खरीद रहे हैं। जो रसिया हमें सस्ता देता था, हम वहां से नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन कहां से खरीद रहे हैं? अमेरिका से खरीद रहे हैं।
अमेरिका ने कहा नहीं, आप तो हमसे महंगा खरीदो, उससे मत खरीदो, तो हमने उससे खरीदना बंद कर दिया। तो जब ट्रंप हमें खिला रहा है, हमें जो महंगा जहां से मिल रहा है हम वहां से खरीद, और हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, हमें 2-3 महीने लग रहे हैं। जो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल सब कुछ 10 दिन में आ जाता था, वो अश्विन राणा जी को और राम पांडे जी को लाएगा स्क्रीन पे। बोलिए अश्विन जी, बोलिए सर, बोलिए जी। मैं कह रहा हूँ इस तरह से गलत बयानी मत करें कि अमेरिका से तेल खरीदे। भाई 20 तेलों से तेल खरीदता था भारत, आज 40 से ज्यादा से खरीद रहा है, और उस जो खाड़ी के देश है वहां से भी तेल आ रहा है। तो आप इस तरह की बात मत करिए कि हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। तेल जो है रशिया से भी खरीद रहे हैं और दूसरे देशों से भी खरीद रहे हैं। झूठ मत बोलो, बहुत गलत है। के साथ बात करो, झूठ का प्रचार मत करो। नहीं देना चाहता, लेकिन इसीलिए ये लाइनें लगती है। नाम पर आप लोग कलंक है, आपको शर्म नहीं आती है? ईरान से सस्ता पड़ेगा या अरे शर्म आपको आनी चाहिए भैया। आप ये कांग्रेसी जो है अमेरिका पूरे देश की स्थिति को बर्बाद करने के लिए आप और आपके नेता सारा यही काम कर रहे हैं। देश में आग लग जाए आपको कोई दिक्कत नहीं, लोग मर जाए आपको कोई मतलब नहीं। आपके सामने बस यह है कि देश संकट में खड़ा हो, चाहे अमेरिका के सामने आप डेड इकोनॉमी कह दें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ देश की बुराई करने के लिए, सरकार की बुराई करने, इससे ज्यादा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और झूठ का प्रचार करो, झूठ मत बोला करो। अमेरिका से कितना तेल आया बताओ, कितना तेल अमेरिका से खरीदा गया बताइए आप। अरे डूब मरो, आप इजराइल को बाप बोल रहे हो, शर्म नहीं आती है? इजराइल बाप है, अरे डूब भैया, फादरलैंड है। ये फादरलैंड बोलना अच्छी बात है? छोटा सा देश, 200 किलोमीटर का देश, उसको कह रहे हो कि आप बाप है? आपने कभी निंदा की कि उसको, इजराइल को फादरलैंड क्यों बोला? कितने कहाँ का अर्थशास्त्र है आपका? अमेरिका ने कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए का आपको आयात करना पड़ेगा भारत को, और भारत कहता है करेंगे। अमेरिका ने कहा 3% का 18% टैक्स कर दिया हमने। ठीक है, भारत ने राम पांडे जी, एक सवाल है मेरे जहन में, एक सवाल है सर, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब पूरा देश सुनना चाहेगा, और आप चाहेंगे तो इसकी एक अलग से क्लिपिंग हम कटवाएंगे और आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। आप अपने यहाँ भी आप पोस्ट कीजिएगा, हम भी उसको पोस्ट करेंगे। देखिए सर, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए आप फर्ज कीजिए आप विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता में, आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा स्टेप 1971 की तरह होगा, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तब भी हम अमेरिका से नहीं डरे थे। अमेरिका ने अपना 7वां बड़ा भेज दिया था और नहीं डरे थे, तो अमेरिका की भी हिम्मत नहीं हुई थी आगे डराने की। जो हमारा परमानेंट दोस्त होता है उसको दोस्त मानना चाहिए। रूस हमारा दोस्त था, ईरान हमारा दोस्त था। हम एपस्टीन फाइल के कारण इजराइल के दोस्त बन रहे हैं, एपस्टीन फाइल के कारण अमेरिका के दोस्त बन रहे हैं, एपस्टीन फाइल के कारण हम अमेरिका से डर रहे हैं, एपस्टीन फाइल के कारण हम इजराइल से डर रहे हैं। अदानी को वहां वारंट निकाल दिया है अमेरिका में, इस कारण हम सारे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ये जितने भी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये एपस्टीन फाइल और अदानी के कारण हो रही है। यदि अदानी का केस अमेरिका में नहीं चल रहा होता और एपस्टीन फाइल नहीं खुली होती, तो हम ईरान से तेल खरीद रहे होते और रूस से तेल खरीद रहे होते और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते। आज ईरान छोटा सा देश, हमसे कमजोर देश, वो अमेरिका से लड़ सकता है। ईरान छोटा सा हल्का सा कमजोर देश अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, और हम अमेरिका के सामने चुप रहते हैं। अमेरिका कह रहा है कि मैं मोदी की राजनीति बंद कर दूंगा जब चाहूं तब। आप बताइए, और हम कहते हैं, कह रहे ट्रंप तो कुछ भी बोलता रहता है। अरे ऐसे कैसे बोल सकता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में? ऐसे कैसे बोल सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री की राजनीति खत्म कर दूंगा? इस बात से तो मुझे भी एतराज है। अरे भाई पांडे जी सुनिए, देखिए पूजा जी, मुझे बड़ी आपत्ति है कि कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी ने आपके चैनल पर झूठ बोला है जनता के बीच में। भारत आज के दिन में 40 से अधिक देशों से आयात करता है कच्चा तेल, ठीक है? ये इनकी जानकारी के लिए बता दें। अमेरिका की बात करके देश की जनता को गुमराह करने का कृपया प्रयास ना करें। और दूसरी बात, आप जो 70 के दशक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी की जो बात करना चाहते हैं, उसी के दशक में आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब लड़ाई हुई थी हमारे 90,000 सैनिक
पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हमारे देश के सैनिकों ने घुटनों पर ला दिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया और हमारे 55 सैनिक जो भारत के उनके कब्जे में थे उसको छुड़ाने में असमर्थ रही। तो आप कांग्रेस का चरित्र यहाँ पर जो है देश की जनता को कृपया बताने का प्रयास मत करिए। ठीक है, क्या करने आज देखिए 71 का जवाब हो गया, अब एब्स्टेन फाइल का भी जवाब दीजिए सर, जो जवाब देने से बीजेपी हमेशा देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि देखिए आज कांग्रेस के नेता प्रवक्ता राहुल गांधी की जो टीम है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, ये इतने निचले स्तर पर जाकर राजनीति करेंगे। भारत के और देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बिना तथ्यों के इस तरीके से वो तो कह रहे हैं अमरदीप जी, और पहली बार कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने ऑन स्क्रीन ये बात बोली है कि वो हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोल सकता है। तो वो तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, वो तो देश के पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ बोले पूजा जी, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार से फाइल में नाम है, कहीं पर तथ्य है, बिना तथ्यों के भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से बयान देना, मुझे लगता है यह देशद्रोह की श्रेणी में आनी चाहिए। देशद्रोह की बात करते हैं राकेश जी, वो लोग देशद्रोह की बात करते हैं, ये बात बोल करके सब कुछ चुप करा देना, या वाकई में देश इस समय कुछ ऐसी चीजों का खामियाजा भुगत रहा है जिसका जिम्मेदार वो बिल्कुल नहीं है? नहीं, देखिए इजराइल हमारा बाप है वाला मामला पांडे जी का मैं नहीं मानता। इजराइल से हमने अपना बिजनेस रखा हुआ है। बार बार देखिए हम क्या कर रहे हैं, विपक्ष अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आता है। ईरान का नाम बार बार इसलिए लिया जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल हमारे बुरे समय में, जब अमेरिका ने भी कश्मीर समस्या के टाइम में अपना सर्विलांस देने से मना कर दिया था, इजराइल ने हमको दिया था अनकंडीशनल। तब हमारे इजराइल के साथ ट्रीटी भी नहीं था, तब इजराइल ने हमको अपना सारा सुविधा दिया था। तो मुसीबत में काम आने वाला आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। राइस्टीन फाइल की मामला, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का फोन पांडे जी के पास आया हो और वीडियो इनके पास भेजे हो, ये देखे हो, क्योंकि देखिए राम पांडे जी को और राकेश जी को लाएगा स्क्रीन पे। हाँ बोलिए सर। मतलब इनके पास आया हो, क्योंकि देखिए स्टीन फाइल का मतलब अगर कहीं किसी ने किया है पांडे जी, एक मिनट बोले फिर आप बोलिए। बात तो होगी आपने इजराइल को बात तो नहीं कहा, फादरलैंड क्यों कहा? फादरलैंड का क्या मतलब होता है? मतलब आपको शर्म आनी चाहिए राकेश जी, आप भी तलवे चाट रहे हो। मतलब उन्होंने अमेरिका ने कहा कि मैं मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा। आज क्या हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी कोई घटिया बात बोल सकता है कि मैं मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा? क्या इतना घटिया शब्द कोई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलेगा और आप जवाब नहीं देंगे? आप कहेंगे ये तो सच्चा सनातनी है ट्रंप, आप उसको सच्चा सनातनी बता रहे हैं ट्रंप को, और वो कह रहा है कि मैं मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा। वो कह रहा है कि मैंने युद्ध बंद करा दिया और पहले लिख दिया, और उसके बाद भारत सरकार लिख रही है कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद हो गया। उसने कहा 50% टैरिफ लगा दूंगा। क्यों मुंह बंद हो गया, क्यों जवाब नहीं दिया? बोलते ना कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ने कहा? राकेश जी बोले, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा, इसके बाद क्लोज करूंगी। बोले सर। ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह पर जितना बड़ा थप्पड़ मारा था, अपने दुनिया के अलग देशों से व्यवसायिक समझौता ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन कर दीजिए, स्लो डाउन कर दीजिए। बोले इतना बढ़िया काम किया, सबसे पहले जीएसटी में रिड्यूस करके, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में हमारे एक्सपोर्टर सर्वाइव कर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना और समझा कि सबकी अपनी अपनी राय है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि देश जिस तरीके के हालातों से जूझ रहा है, हमें आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी कह रही है किसी तरह का कोई क्योस नहीं है, सारी आपूर्ति हो रही है और लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी सियासत को साधने का काम कर रहा है। विपक्ष कह रहा है ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। ये चार पहलू इस चर्चा के थे, लेकिन एक पहलू मेरा भी है। वो पहलू मेरा ये कि आपको आकलन करना चाहिए। आप वैश्विक स्थिति पर नजर रखिए और उस स्थिति के अनुसार अपनी घर की स्थितियों को समझिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग से किसी भी अफवाह पर आप आ जाएं और उसके हिसाब से आप पैनिक करने लग जाएं, ये समझदारी बिल्कुल नहीं है। अगर आप साक्षर हैं तो भी, निरक्षर हैं तो भी, दोनों ही स्थितियों में
आपको समझना होगा कि देश जिस तरीके के मौजूदा हालातों से जूझ रहा है, आपको जरूरत है अपनी समझ की, पैनिक होने की नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।